नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो यूपी में जो संविदा की भर्ती हो रही है और इसके अलावा जो एमपी में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती पद के लिए जो भी एग्जाम हो रहा है, इन दोनों में एक संयुक्त टॉपिक है जिसका नाम है मूल्यांकन। और इसके अलावा राजस्थान में रीट में भी जो रीट की जो वैकेंसी होती है, इसमें भी जो सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक है मूल्यांकन, ये आपको मूल्यांकन पढ़ा दिया गया है पहले। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रकार के प्रश्न है, हम इनके बारे में आज सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, अभी से आप एक काम कीजिएगा, आप इस मोबाइल में जो देख रहे हैं इसकी साइज छोटी कीजिएगा, नीचे बटन है शेयर का, और इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मोबाइल के स्टेटस पर लगाइएगा, व्हाट्सएप के स्टेटस पर। और दोस्तों, आपको बता दूं, इसी प्रकार के और भी जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यदि वाक्य समेत चाहते हो तो ई उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। और उसके बाद में जो ई उत्कर्ष ऐप है दोस्तों, इसके बारे में आपको प्रत्येक विषय के जितने भी यूपी के विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, और जितने भी एमपी के विद्यार्थी हैं, तो आप याद रखिएगा, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ई उत्कर्ष। और वहां पर आपसे संबंधित इंडिया जीके के है, इसके अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान है। इनके जितने भी प्रश्न है और इनका जितना भी पढ़ने का जो मटेरियल है, आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। मूल्यांकन के बारे में हमने प्रश्नोत्तरी आरंभ की है। इसका देखिएगा, जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है क्या है, यानी हम इसको यूं भी कह सकते हैं मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न हो जिसको उत्तर देते समय किसी बाध्यता से हम बंधे नहीं, स्वतंत्र होकर हम उत्तर दे सकते हैं, यानी उसका क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं होता है। हम हमारी ओर से हमारे अंदर जो रचनात्मकता होती है, जो सृजनात्मकता होती है, वो जो विविधता होती है, जो मौलिकता होती है, इसका प्रयोग करते हुए हम किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ऐसा प्रश्न कौन सा होता है, याद रखिएगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न या मुक्त उत्तर वाला जो प्रश्न होता है, वो प्रश्न अधिकांश वो प्रश्न होता है जिसमें कंडीशनल डाली हुई हो। जैसे देखिएगा, एक व्यक्ति चलता है तो पैर का प्रयोग करता है, लेकिन इसमें यदि कंडीशनल डाल दी जाती है, यदि व्यक्ति के पंख होते तो क्या होता, इसका उत्तर दीजिए आप। जो ये प्रश्न होता है, इन प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। याद रखिएगा, वही प्रश्न जिसमें कंडीशनल रखी गई हो वही प्रश्न कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, पहला प्रश्न कि व्याख्या कीजिए कि भोजन की व्यवस्था सभी पादपों एवं जीवों को होती है। देखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कंडीशन नजर नहीं आती है, तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं यह मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं है। दूसरा, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की क्यों आवश्यक है, या भोजन क्यों आवश्यक है। सभी जीवों और जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की क्यों आवश्यकता होती है। देखिएगा, ये अच्छा है, मुक्त आंसर वाला। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि पादप अपना पोषण स्वयं करते हैं, तो क्या वे स्वयं पोषी कहलाते हैं। उपयुक्त सभी कथनों में से कोई नहीं है। तो देखिएगा, यहां पर आप मुक्त उत्तर वाला देखोगे, यानी जो आपको स्वतंत्र उत्तर जिसका आप दे सकते हो, वो क्वेश्चन कौन सा होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिएगा, व्याख्या कीजिए कि भोजन की आवश्यकता सभी पादपों और जीवों को होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नजर नहीं आती है। जबकि तीसरा, मान लीजिए पादप अपना पोषण स्वयं जो करते हैं वो स्वयं पोषी कहलाते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहां पर देखिएगा, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, इसका जब उत्तर देते हो तो आपके अंदर जो निकलेगा वो विविधता होगी, मौलिकता होगी, इसमें मानसिक शक्तियों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो जो इसका आंसर होगा, वो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। देखिएगा, सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन होता है वो होता है क्या है, यानी जो सीसी है, सतत एवं समग्र एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें 2 शब्द है। देखिएगा, एक तो इसमें जो शब्द है वो है सतत, सतत दर्शाता है निरंतरता को, और दूसरा इसमें एक शब्द है व्यापक, और व्यापक अर्थ दर्शाता है सभी पक्षों को। जब निरंतर रूप से सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता हो, तब उस मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। कौन सा मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यदि आपके मूल्यांकन का रूप इस प्रकार का हो
कि मूल्यांकन निरंतर चलता रहे, कभी समाप्त ना हो और इतना व्यापक हो कि सभी पक्षों का, न केवल संज्ञानात्मक पक्षों का, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों का भी यदि मूल्यांकन किया जाता है तो वो किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये है क्या? तो देखिएगा, अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, ये अध्यापकों का मूल्यांकन नहीं है। दूसरा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बालक के विकास के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं। यह बात सत्य है कि जब सभी पहलू सम्मिलित होते हैं तो वो मूल्यांकन का जो रूप होगा वो कैसा होगा? व्यापक मूल्यांकन। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये स्कूल आधारित एक मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें बालकों के सभी पक्षों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, यानी ये और ये दोनों एक सेम है, लेकिन इसमें याद रखिएगा इसमें और इसमें जो अंतर है वो अंतर है सभी पक्षों का, तो ये ज्यादा सही है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली जिसमें अध्यापक और बालक के विकास सभी पहलू सम्मिलित रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें अध्यापक का मूल्यांकन सम्मिलित नहीं रहता। केवल और केवल जो मूल्यांकन होता है वो किसका होता है? शिक्षार्थी का होता है और सभी पक्षों का अध्ययन होगा। इस कारण इसका जो सही आंसर होगा वो नंबर 2 होगा। नंबर 1 इसलिए नहीं क्योंकि यह अध्यापकों का नहीं है। नंबर 3 इसलिए नहीं, शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली ठीक है लेकिन किस प्रकार की यह नहीं दे रखा है इसमें। तीसरा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक सम्मिलित नहीं रहते हैं, इस कारण इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है? नंबर 2। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, आप किसी विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के पद पर कार्यरत है। मान लीजिए आप एक टीचर है और टीचर किसके? साइंस के टीचर है। आप कक्षा 8 के छात्रों को आंकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहोगे? आप यदि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना चाहते हो तो मूल्यांकन की कौन सी पद्धति का प्रयोग करोगे? बोर्ड परीक्षा, इसके अलावा निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और ग्रेडिंग सिस्टम यानी ग्रेडिंग व्यवस्था। आप एक विज्ञान के शिक्षक हो या किसी भी विषय के शिक्षक हो और इसके अलावा आप यदि क्लास 8 के जितने भी विद्यार्थी उनका यदि आंकलन करना चाहते हो कि किस प्रकार का विद्यार्थी या कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार का है या कौन सा विद्यार्थी किस श्रेणी में आता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए जो सबसे अच्छी स्केल मानी जाती है, सबसे अच्छा जो सिस्टम माना जाता है वो ग्रेडिंग सिस्टम माना जाता है। तो क्या होगा इसका? ग्रेडिंग व्यवस्था। क्या करनी चाहिए? ग्रेडिंग व्यवस्था करनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी के अंतर्गत वर्णन है। अगला देखिएगा, शिक्षण में गुणवत्ता व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। देखिएगा इसमें पूछा है क्या? उपयुक्त तकनीक नहीं है। इसमें पूछा है क्या है? नहीं है। यदि आप गुणात्मक व्यवहारों का परिवर्तन करना चाहते हो तो कौन सी नहीं है? तो देखिएगा, रेटिंग स्केल गुणात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करती है, यानी आपके अंदर जो भी गुणात्मक आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है इसको प्रदर्शित करती है। ग्रेडिंग सिस्टम भी गुणात्मक को करती है। आपको ए मिला है, किसी को बी मिला है, किसी को सी मिला है, किसी को बी मिला है, तो ये भी करती है। रूपात्मक आंकलन यह भी करता है, लेकिन करता है क्या? नहीं है, निबंधात्मक नहीं करता है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा। जो निबंधात्मक रहता है, हम यूं कह सकते हैं, जो निबंधात्मक होता है उस निबंधात्मक में सारे विद्यार्थी अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, सारे विद्यार्थी डिटेल सहित उत्तर लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम नहीं पहचान पाते हैं कि किस व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार का गुणात्मक व्यवहार है। तो इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं क्या होगा? नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। आप साथ में कमेंट करके ये भी बताइए 5 का कौन सा होगा। इस प्रकार से 3 का कौन सा होगा, 4 का कौन सा होगा, 6 का कौन सा होगा, इस प्रकार का आप कमेंट करके बताइए। सैद्धांतिक लिखित परीक्षा जिसमें 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी सम्मिलित है। देखिएगा सैद्धांतिक, प्रैक्टिकल नहीं है, सैद्धांतिक है, थ्योरिकल। कुछ प्रश्न आधारित होने चाहिए। जो हम यूं कह सकते हैं जो लिखित परीक्षा होती है, जो थ्योरिकल एग्जाम होती है, जिसमें 10वीं बोर्ड के एग्जाम भी सम्मिलित है, में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए, प्रयोगात्मक तकनीक मॉडल वाले होने चाहिए, दीर्घ उत्तरीय होने चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होने चाहिए। तो सबसे अच्छा जाता है माना जाता कौन सा?
प्रयोगात्मक और तकनीक जो मॉडल पर आधारित होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, ये याद रखिएगा। जो भी सैद्धांतिक या लिखित एग्जाम होता है, सैद्धांतिक लिखित एग्जाम, इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक और तकनीक मॉडल वाले प्रश्नों को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो 5 का जो सही आंसर होगा, वो 5 का सही आंसर क्या होगा, नंबर 1 होगा। अगला देखिएगा, आप भी कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, बताते हैं। और अंत में मैं आपसे पूछूंगा किस विद्यार्थी के कितने सही हो रहे हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। देखिएगा, मूल्यांकन 2 प्रकार का, एक तो होता अनौपचारिक, जिसमें कोई नियम नहीं होते हैं, कोई समय फिक्स नहीं होता। एक होता औपचारिक मूल्यांकन। देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और दूसरा होता है एक बड़े बच्चों के लिए। एक तो छोटे बच्चों के लिए और दूसरा कौन से बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। तो ये याद रखिएगा, बड़े बच्चों के लिए किस प्रकार का औपचारिक अच्छा रहता है, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो कौन सा, औपचारिक। और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो अच्छा माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, अनौपचारिक। तो इसमें देखिएगा पूछा क्या है, अनौपचारिक मूल्यांकन किस स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए। तो मूल्यांकन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो यहां पर नहीं होना चाहिए। उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर पर होना चाहिए, लेकिन कहां पर नहीं होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर या छोटे छोटे स्तर पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो मूल्यांकन का जो आधार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन अनौपचारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनौपचारिक मूल्यांकन होना चाहिए। छोटे छोटे जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो मूल्यांकन कैसा, अनौपचारिक। और बाकी इन तीनों स्तर पर जो मूल्यांकन होना चाहिए वो कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, औपचारिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सही आंसर आ रहे हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। आपसे कौन सा कथन चयन करना है, असत्य कथन चयन करना है, ये याद रखिएगा। देखिएगा, मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी, या हम यूं कह सकते हैं टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। शिक्षक के लिए भी पुनर्बलन का रिफोर्समेंट और विद्यार्थी के लिए भी करता है। दूसरा देखिएगा, निबंधात्मक प्रश्न में विद्यार्थी के तथ्यों को अपनी इच्छा से संगठित एवं प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जितने भी हम यूं कह सकते हैं जो ज्यादा वर्ड वाले प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों में विद्यार्थी जब भी उत्तर लिखे तो उत्तर लिखने की उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह भी बात सत्य है। तीसरा देखिएगा, प्रयोगात्मक परीक्षा से विद्यार्थी की क्रियाशीलता और अभिव्यक्ति की तुरंत जांच की जाती है। तो देखिएगा, जो प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल जो एग्जाम होते हैं उसमें विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी कितना क्रियाशील है और विद्यार्थी की जो अभिव्यक्ति है उसकी तुरंत जांच नहीं की जा सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, सबसे ज्यादा विविधता वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से होती है, यह भी बात सत्य है। सबसे ज्यादा जो वस्तुनिष्ठता, जो सबसे ज्यादा जो विविधता होती है उन प्रश्नों से होती है जो प्रश्न कैसे हो, वस्तुनिष्ठ हो। तो इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो नंबर 3 है वो प्रश्न क्या होगा, असत्य होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश मूल्यांकन को इंगित करता है। सबसे पहले देखिएगा, मूल्यांकन क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 2 शब्द है, एक है सतत, और सतत किसको दर्शाता है, निरंतरता को दर्शाता है। दूसरा जो व्यापक शब्द है, व्यापक अर्थ किसको दर्शाता है, सभी पक्षों को दर्शाता है, सभी पक्षों को दर्शाता है, सभी पक्षों के अध्ययन पर बल। देखिएगा, यदि आप केवल एक पक्ष का मूल्यांकन करते हो तो आपका मूल्यांकन का रूप व्यापक नहीं होगा।
यदि आप सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हो तो वो क्या होगा, व्यापक होगा। जैसे देखिएगा, वर्तमान में जो मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। इसमें ना केवल आपकी किताबों का ज्ञान जांच की जाती है, ना केवल आपके जो सिलेबस में है या जो आपके किताबों में उसका मूल्यांकन किया जाता है, इसमें यह भी देखा जाता है आप संगीत में आपका कितना योगदान है, आप खेल में आप कितना योगदान दे रहे हो, यह भी देखा जाता है। जितने भी पक्ष होते हैं सबका दिया जाता है। तो समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन यह भी नहीं है, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन यह भी नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, जितने भी पक्ष होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। यही दर्शाता किसको, व्यापकता शब्द को। तीसरा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, केवल ये एक क्षेत्र हो गया। जब हम तीनों क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, किसी विद्यार्थी के जब हम तीनों पक्षों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो, इसके अलावा चाहे वो भावात्मक पक्ष हो, और इसके अलावा चाहे मनोगत्यात्मक या हम यूं कह सकते हैं क्रियात्मक पक्ष हो, जब इन तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है, हम यूं कह सकते हैं मूल्यांकन का जो रूप होगा वो किस प्रकार का होगा, व्यापक मूल्यांकन होगा। दोस्तों, जो व्यापक इसलिए है क्योंकि इनमें सब कुछ का अध्ययन किया जाता है। एक विद्यार्थी के जितने भी व्यवहार के पक्ष होते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है, निरंतर रूप से अध्ययन किया जाता है। इस कारण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है ये। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, आंकलन या मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जो मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन याद रखिएगा 3 प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले किसका शिक्षण करवाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उद्देश्यों के आधार पर हम क्या करवाते हैं, शिक्षण करवाते हैं। और जो शिक्षण करवाया उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद में जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है उसका मिलान करते हैं, किससे, उद्देश्यों से। ये जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस त्रिमुखी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंग किसका माना जाता है, मूल्यांकन का अभिन्न अंग होता है ये। देखिएगा, शिक्षण के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं रहेंगे जब तक शिक्षण नहीं करवाया जाएगा। और शिक्षण किस प्रकार का हुआ है, उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, यह पता किससे चलेगा, मूल्यांकन से पता चलेगा। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो मूल्यांकन होता है ये एक अभिन्न अंग है, ये याद रखिएगा। आंकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझाता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि या ये जो शब्द है, ये शब्द है प्रतिपुष्टि भी होती है। प्रतिपुष्टि का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है फीडबैक, या हम यूं कह सकते हैं पुनर्बलन। आंकलन एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, तो ये भी नहीं है। देखिएगा, आज के समय में केवल अंक देना ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, यह भी नहीं है। सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आज के समय में अंक देना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे जान सके अन्य के तुलना या अन्य की तुलना में कहां पर है, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन पर बल नहीं देता है। प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 1 होगा। आंकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है, कि मूल्यांकन से जो टीचर होता है वो बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया है वो विद्यार्थियों ने कितना पढ़ा है या विद्यार्थियों को कितना याद हुआ है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 1 होगा। 9 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर नंबर 1 होगा। अगला देखिएगा, मूल्यांकन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बच्चे के व्यक्तिगत कौशलों का, देखिएगा प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग कौशल होते हैं। किसी की हैंडराइटिंग खराब होती है तो किसी की सही होती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है तो किसी की स्पीड कम होती है। इसके अलावा रुचियां, अभिवृत्तियां, व्यक्ति के जो सोचने का दृष्टिकोण होता है, इसके अलावा अभिप्रेरणा का विकास, देखिएगा इनका भी ध्यान रखना चाहिए मूल्यांकन करते समय। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग कौशल होते हैं, अलग अलग रुचियां होती है, अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग अभिप्रेरणा होती है, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है।
बच्चे के ज्ञान, आचरण और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, देखिएगा यही व्यक्ति का क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किस व्यक्ति ने कितना अधिगम कहलाया, उसके होने वाले ज्ञान से, हम यूं कह सकते हैं आचरण से कितना परिवर्तन हो रहा है पीछे वाला रिजल्ट और वर्तमान रिजल्ट में, यह अधिगम कहलाता है। अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग और व्यवहार में परिवर्तन, यह भी देखना चाहिए कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार से अधिगम का प्रयोग कर रहा है, तो ये भी है। तो उपयुक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। देखिएगा ये प्रश्न देने का उद्देश्य ये है कि आपको ये याद रहे, मूल्यांकन करते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का, सबसे पहले हम यूं लिख सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। इसके अलावा किस विद्यार्थी को कितना अधिगम हुआ और कितने अधिगम का प्रयोग कर रहा है वह दैनिक जीवन में, इनका भी उपयोग किस प्रकार से कर रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पूछा है असत्य है, और जो स्तर, जिस स्तर की बात हो रही है वो स्तर कौन सा, माध्यमिक स्तर। तो देखिएगा इस स्तर पर विद्यार्थी के या छात्र के मात्रात्मक और गुणात्मक क्षमता की जांच की जानी चाहिए। तो यह भी कथन क्या है, सत्य है, यह भी याद रखिएगा। से पाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलापों में भागीदारी व प्रदर्शन का भी आंकलन होना चाहिए, यह भी प्रश्न सही है। देखिए छात्र के प्रयोगशाला में कार्य कुशलता और विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखिएगा छात्र के सैद्धांतिक ज्ञान का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए, यह भी सत्य है। इसका मतलब नंबर 1 सत्य है, नंबर 2 सत्य है, नंबर 4 सत्य है। देखिएगा छात्र के प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला में कार्य कुशलता का विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए, इसका विस्तृत मूल्यांकन नहीं होना चाहिए माध्यमिक स्तर पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 3 होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, इसमें असत्य पूछा है। देखिएगा नरेंद्र जी, यूपी टेट पीआरटी का जो भी सिलेबस है आपके, प्रत्येक जो टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक को आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। जो बाल विकास है, बाल विकास के प्रत्येक चरण का वहाँ यहाँ पर वीडियो बना रखा है, आप सर्च कीजिएगा, प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगा। जितनी भी आपके यूपी में एग्जाम है, एग्जाम को जो सिलेबस है पीआरटी का, वो प्रत्येक टॉपिक यहाँ से कराया गया है। आप किसी भी टॉपिक का नाम लिखिएगा और उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पर सर्च कीजिएगा, आपको प्रत्येक टॉपिक मिलेगा। बाल विकास के भी जो टॉपिक है, बाल विकास के, वो भी कराए जा चुके हैं। एमपी टेट का जितना भी सिलेबस है आपको यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पर सर्च कीजिएगा, आपको सारा सिलेबस मिलेगा। अगला देखिएगा मूल्यांकन के जो उपकरण है वो उपकरण कौन कौन से है। मौखिक मूल्यांकन नंबर 1 देखिएगा, मौखिक मूल्यांकन। नंबर 2 साक्षात्कार मूल्यांकन। नंबर 3 प्रयोगात्मक मूल्यांकन या प्रयोगात्मक परीक्षा। तो मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं ये सारे उपकरण होते हैं सभी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी होगा। याद रखिएगा मूल्यांकन के उपकरण मौखिक भी होता है, साक्षात्कार भी होता है और प्रयोगात्मक भी होता है। तीनों प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है, मौखिक, लिखित और इसके अलावा साक्षात्कार, और एक लिखित भी होता है, लेकिन इसमें है नहीं ऑप्शन में, ये याद रखिएगा। देखिएगा जितने भी शिक्षण कौशल हैं, जितने भी आपकी शिक्षण की विधियां हैं, आप निर्मल जी सर ने पढ़ाई है शिक्षण की विधियां तो ऑनलाइन, आप उनके भी वीडियो देखिएगा। और सेकंड ग्रेड का जब एग्जाम हुआ था तब भी पढ़ाई गई थी, आप एक बार सर्च कीजिएगा टीचिंग मेथड के नाम से, निर्मल जी सर हेडिंग है, वहां पर डालिए आप यूट्यूब पर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, वहां पर आपके सामने जितने भी शिक्षण विधियों के आपके वीडियो है वो सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे। अगला देखिएगा शिक्षण के मूल्यांकन। शिक्षण के जो मूल्यांकन होते हैं किस प्रकार से, देखिएगा रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवाते हुए सीखने में संवर्धन करवाता है, सही है। ग्रेडिंग को पूरी तरीके से महत्व देने पर बल देता है, ये नहीं है, देखिएगा नहीं है। छात्रों के वर्गीकरण और रैंक देने के लिए प्रायोजित किया जाता है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को रैंक देना या उनका वर्गीकरण करना नहीं होता है। अध्यापक के शिक्षण कौशल को जांचने का आधार है, देखिएगा यह भी नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है क्या, नंबर 1 रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवाते हुए सीखने में संवर्धन करवाना। अध्यापक के शिक्षण कौशल जांचना मूल्यांकन का आधार नहीं होता है, इसमें विद्यार्थी में किस प्रकार के उसके व्यवहार में परिवर्तन आए हैं, किस प्रकार का सीखा है, वो सारा सब कुछ सिस्टम है। विद्यार्थियों छात्रों का वर्गीकरण करना, उनको रैंक देना भी नहीं रहता, ग्रेड देना भी नहीं रहता,
रचनात्मक प्रतिपुष्टि, आपको किस प्रकार का मौलिक परिवर्तन हुआ है विद्यार्थी में, उसको उपलब्ध कराते सीखने में कितना सुधार किया है, ये क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो 13 में नंबर आंसर क्या होगा, नंबर 1 होगा। अगला देखिएगा, उत्तम मूल्यांकन के मुख्य गुण होते हैं। तो उत्तम मूल्यांकन के जो गुण होते हैं देखिएगा, विश्वसनीयता होती है, जो प्रश्न पत्र विश्वसनीय होगा वो उत्तम होगा। वेधता, वस्तुनिष्ठता, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मूल्यांकन के प्रमुख गुण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा। इस प्रकार का जो प्रश्न आता है वो प्रश्न कई बार इसी प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि उत्तम मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो यहां पर एक आपके ऑप्शन यूं भी दिया जा सकता है, नकारात्मकता। 3 ऑप्शन ये दे दिए, एक दे दिया नकारात्मकता, और यहां पर ये पूछ लिया मुख्य गुण नहीं है, मुख्य गुण नहीं है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिएगा, किसी भी विषय में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो निदानात्मक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है, शिक्षण का विस्तार भी होता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं उपयुक्त सभी होते हैं। सबसे पहले किसी भी कार्य को हम यूं कह सकते हैं, निदान और उपचार, इन दोनों का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, निदान का अर्थ होता है पता करना या पता लगाना, और इसके अलावा जो कमियां रह गई कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना, और अधिगम का विस्तार, हम यूं कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षण, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल या शिक्षण करवाना। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, ये 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। निदानात्मक, कोई भी कमियां रह गई है उसका पता लगाना, उपचारात्मक, कमियों को दूर करना, शिक्षण अधिक से अधिक करवाना, यानी अधिगम इस प्रकार से हो जाए विद्यार्थियों को कि डिटेल वाइज पढ़ाया जाए। अगला देखिएगा, नंबर 16, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट में जो आपके सिलेबस में जो भी दे रखा है, एक टेस्ट लिया जाए और टेस्ट में सभी विद्यार्थियों के पूरे में से पूरे आते हैं नंबर, या सभी विद्यार्थियों के 100 में से 0 आते हैं। इसका मतलब क्या है, पाठ्यक्रम में संशोधन करना। गणित विषय है, मान लीजिए कोई भी एक विषय गणित विषय है, सारे विद्यार्थियों के 100 में से 100 आते हैं, तो इसका मतलब एक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है यह भी होता है विभेदीकारिता, सारे विद्यार्थियों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाए। विभेदीकारिता, ये आते हैं 100 में से 0, यानी कोई विभेद हो ही नहीं रहा, तब पाठ्यक्रम में क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। लेकिन ये बताएगा कौन, जब आप मूल्यांकन करोगे विद्यार्थियों का आपके सामने क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, कि किस प्रकार की विद्यार्थियों के लिए ये प्रणाली उचित है या अनुचित है, इसका पता कैसे चलेगा, मूल्यांकन के द्वारा। प्रश्न दिए जाते हैं, मान लीजिए कुल 16 प्रश्न आते हैं, लेकिन विद्यार्थी 16 प्रश्न कर ही नहीं पाते हैं उतने समय में, इसका मतलब किस में सुधार करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। विद्यार्थी को उचित ढंग से पढ़ना, मूल्यांकन करने के बाद में आप ये नहीं कर पाते हो कि किस प्रकार का विद्यार्थी या कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार का है, तो ये मूल्यांकन अधूरा है। तो मूल्यांकन के जो उद्देश्य होने चाहिए, ये तीनों मूल्यांकन के उद्देश्य रहने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, तो सब होने चाहिए। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। जो विषय वस्तु का मूल्यांकन है वो आधारित किस प्रकार से होना चाहिए, वार्षिक बाह्य परीक्षा होना चाहिए, आंतरिक एवं बाह्य होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आंतरिक और बाह्य दोनों होना चाहिए। विषय वस्तु का मूल्यांकन केवल आंतरिक भाग का नहीं होना चाहिए, केवल बाह्य भाग का नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, यह भी याद रखिएगा। देखिएगा मिश्रा जी, जो आपका जीवन कौशल वाला टॉपिक है वो जरूर पढ़ाया जाएगा आगामी 1-2 या 2-3 दिनों में। आपका जीवन कौशल वाला ये टॉपिक अधूरा है, ये बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, विज्ञान में योगात्मक आंकलन को बल दिया जाना चाहिए।
तो देखिएगा दो होते हैं, एक तो होता है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन। यानी जो SA होता है सबमेटिव असेसमेंट, जो SA होता है एक होता है, दूसरा इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसको FA कहते हैं। देखिएगा अवलोकन कौशलों का अवलोकन करने वाला होना होता है, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों क्षेत्रों का निदान करने वाला, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण देता है, और महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण होता है। तो देखिएगा जो होता है ये परीक्षण कैसे होता है, सबसे पहले होता है FA1 होता है, FA1, और दूसरा होता है FA2, और तीसरा होता है SA1। एक हम यूं कह सकते हैं SA1 होता है। दो अवधियां होती है मूल्यांकन की, एक अवधि में ये होते हैं, दूसरी अवधि में देखिएगा FA कितने हो चुके हैं फॉर्मेटिव, FA हो चुके हैं 2, तो FA3, और उसके बाद में होता है FA4, और उसके बाद में SA1 हो रखा है, तो ये कौन सा होगा SA2। जो ये SA हो रहा है इसकी बात हो रही है, SA यानी योगात्मक मूल्यांकन है, ये किस पर बल देता है। तो देखिएगा 2 FA होने के बाद में एक क्या होता है, SA होता है। तो ये सर्वाधिक बल उन पर देता है जहां विद्यार्थी कठिनाई महसूस करता हो। तो देखिएगा कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आंकलन की मुख्य विशेषता है। रूपात्मक को हम FA बोल सकते हैं, रचनात्मक कह सकते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होता है। देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशलों को सुनिश्चित करना होता है, एक वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, अपनी प्रगति निदानात्मक होती है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो मुख्य विशेषता क्या होती है, अपनी प्रगति में निदानात्मकता होती है या निदानात्मक होती है। तो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर नंबर 4 होगा। एक वर्ष के अंत में आयोजित नहीं होता है, प्रायोगिक कौशलों को सुनिश्चित करने वाला नहीं होता है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना भी नहीं होता है। इसकी जो प्रगति होती है वो कैसी होती है, निदानात्मक होती है। जो कमियां रह गई उन कमियों को पहचानना होती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पूछा क्या है, गलत है। ये एक रचनात्मक मूल्यांकन है, ये एक संकल्पनात्मक मूल्यांकन है यानी हम रचनात्मक मूल्यांकन है यानी FA है, सही है। इसके अलावा SA है, सही है। ये भी एक वर्ष में एक ही बार होता है, गलत है। ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है, इसीलिए इसका नाम सतत पड़ा। एक वर्ष में एक बार नहीं, एक वर्ष में 4 FA होते हैं और 2 क्या होते हैं, SA होते हैं, कुल 6 बार होते हैं। इसका मतलब पूछा क्या है, गलत। तो इसका गलत क्या होगा, नंबर 3 होगा। तो 20 में जो गलत होगा वो गलत क्या होगा, नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। वही है मुक्त अंत वाला या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा है। तो देखिएगा कंडीशनल किस में नजर आ रही है, व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक पक्ष क्यों देखते हैं। तो देखिएगा इसमें कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही है। दूसरा देखिएगा चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती है। तो देखिएगा इसमें आपको कंडीशन नजर आ रही है। दिन के समय में उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिएगा। इनमें आपको जो कंडीशन नजर आ रही है वो कंडीशनल किस में नजर आ रही है, नंबर 3 में नजर आ रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 3 होगा। इसको हम कहते हैं मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मुक्त अंत वाले प्रश्नों को पहचानिए। कौन सा प्रश्न मुक्त अंत वाला है। कंडीशनल नजर किस में आ रही है, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा। कंडीशनल आ गई, यदि ऐसा नहीं हो तो क्या करना होगा, यहीं से पता चल रहा। दूसरा देखिएगा गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, सीधा सीधा पूछ लिया। सांप और घांगे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों। देखिएगा
विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उसकी विशेषता बताइए। जो ये 4 प्रश्न है इसमें मुक्त उत्तर वाला या मुक्त अंत वाला होगा वो नंबर 1 होगा। इसमें सीधी सीधी कंडीशन है कि प्रश्न क्या आ गया, अगर यदि ये जो है वो कौन से वाले मुक्त उत्तर मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियां ना हो तो हमें किस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा भी पूछ ले, प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि यदि किसी व्यक्ति के पैर ना होकर यदि पंख होते या सारे मनुष्य यदि उड़ने लगते तो क्या होगा, इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। केवल प्रश्न पत्र तैयार करना नहीं रहता है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और उसमें सुधार करना, यह ठीक है। अनुशासन बनाए रखना, केवल मुख्य, इसमें पूछा है क्या मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल परीक्षाएं करवाना यह भी नहीं रहता। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। ये मूल्यांकन की विशेषता, केवल प्रश्न पत्र का तैयार करना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं रहता है, जिसमें विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या चेंज किया जा सकता है, किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है, ये सब कुछ मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। तो ये दोस्तों मूल्यांकन से संबंधित जो 23 प्रश्न थे ये हमने सोल्व किया है। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया है, किसी में भी डाउट है तो एक बार आप पूछिए। बिल्कुल जो मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसका उत्तर देते समय आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। जैसे अभी आपने पूछ लिया, बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। अब इसमें स्वतंत्र क्या है, जो राजधानी है वो आपको बतानी है। आपसे पूछ लिया राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आप सीधा सीधा राजस्थान की राजधानी बताइए जयपुर। और यदि आपसे ऐसा पूछ ले भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में या नई दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप इसका उत्तर देते समय आपके सामने कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होगा कि मुझे फिक्स ही आंसर देना है। तो इसके बारे में हम बहुत कुछ, जब हम स्वतंत्र होकर आंसर दे सकते हैं उसको मुक्त उत्तर वाला आंसर कहते हैं या मुक्त अंत वाला प्रश्न कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उत्कर्ष के प्रति आप इसी तरह आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.